शुभ रात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सपनों की राह। एक महल के चारों ओर आज सुबह से ही हलचल थी। बड़ी मोटर अभी अभी आकर लौट चुकी थी। ट्रकों में भरकर ढेर सारे कामगार लाए गए थे। बाहरी दीवार के किनारे किनारे महल के एक ओर के हिस्से की खाई, जो अब सूख कर पथरीली बंजर जमीन के रूप में पड़ी थी, चारों ओर से आदमियों से घिरी हुई थी। मर्द, औरतें, यहाँ तक कि बच्चे भी थे। सब इधर से उधर आवाजाही में लगे थे। खाई के बीचों बीच के थोड़े से हिस्से में अब भी जरा सा पानी था, जो कोई गंदगी और कीचड़ का मिला जुला गड्ढा सा बन गया था। इसकी सफाई करके इसे और बड़े तालाब का आकार दिया जाना था। नाप जोख हो चुकी थी। अब तो कतार की कतार औरतें परात ले लेकर तथा मर्द के झुंड कुदाल और फावड़ों सहित चारों ओर फैलते जा रहे थे। मजदूरों के चेहरे पर जो उल्लास सा था, उसका कारण खोजना कठिन था। ना जाने क्या था कि जिनके पास कुछ ना था, उनके पास संतोष था। आसपास के ही नहीं, बल्कि दूर दराज के मजदूरों को भी ठेकेदार ट्रकों व ट्रॉलियों में भर भर कर ले आए थे। ये वो लोग थे जिन्हें अपनी सुबह शाम के बारे में तथा शाम अगले सवेरे के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। ये जहां होते हैं वही इनका घर होता है। जहां इनकी भूख होती है वहीं चूल्हा होता है। ये उन लोगों से बहुत अलग किस्म के लोग होते हैं जिन लोगों के लिए ये काम करते थे। इन्हें इस बात की कतई परवाह नहीं होती थी कि उधर में 4 ही रोटी जा रही हो तो 5वीं जबरदस्ती चूरन चटनी के सहारे कैसी ठूसी जाए। इन्हें नहीं मालूम था कि रात पड़ने पर यदि नींद न आए तो कैसे दवा दारू के बल पर अपने मगज को बेहोश किया जाए। इन्हें 7 पुश्तों के लायक अन्न जमा जोड़कर अपने नीचे अबेरने का कोई जुनून न था। इन्हें अपने महल दो महलों में ढांचे ढचेरे जमा करके बीमा कंपनी की मदद से उस पर कुंडली मारकर बैठने का कोई जौम न था। ये तो बस इंसान थे। फिर भी इंसान की जात तो थे ही। इसी से जब कीकर के पेड़ की पतली डाली पर गठरी के झूले में झूलते अपने 7 माह के बच्चे की चिल्लाहट सुनकर रसवंती उसे संभालने ना गई तो उसका आदमी उस पर दांत पीसने लगा। बार बार कहता था, छुटका गला फाड़ कर चिल्ला रहा है, एक बार जाके उसे संभाल क्यों नहीं आती। अब रसवंती अपने आदमी को कैसे समझाती कि छुटका सिर्फ करीब जाकर दुलार देने से नहीं चुप होने वाला। उसे भूख लगी है और रसवंती को जाकर उसे खाना खिलाना होगा। उसका आदमी तो कामचोर था। वो क्या समझेगा कि रसवंती वहां गई तो ठेकेदार का बेटा अगर उसे देख लेगा तो उसे नौकरी से निकाल देगा। तलवार की धार पर चलने के समान काम था। और पति की ना मानने पर उस पर दानव चढ़ने का अंदेशा। इधर कुआं तो उधर खाई। बीच की पतली सी लीक पर
चलते मोह ममता भी निभानी, जी हजूरी भी करनी, पेट भी भरना ऊपर से, अपना ही नहीं अपने पति का भी। चढ़ती धूप की गर्मी बढ़ती जाती थी, मांसों का पसीना बढ़ता जाता था, औरतों के कपड़ों पर धूल धक्कर बढ़ता जाता था, दिन चढ़ता जाता था। आदमी कुदाल चलाते चलाते बीच में बीड़ी तम्बाकू खाते रहते, चूहलबाजियां चलती। औरतों का ध्यान धूप की छांव पर रहता। कब पूरे 12 बजे और पराते छोड़ छोड़ कर चूल्हे रोटी संभाले। मजदूरी में बूढ़े भी थे, जवान भी और बच्चे भी, अलग अलग गांव के, अलग अलग जात के। हाँ, बस एक बात समान थी कि काम खत्म होने के बाद औरतें ही जाकर चूल्हे में फूंक मारकर दाल गलाती। काम चाहे दोनों दिन भर साथ साथ करते, हाड़ बराबर तोड़ते, फिर भी रोटी का ठेका औरत का था। ये सब चल रहा था और चलने वाला था, क्योंकि महल से जरा सी दूर पर बड़ा झील नुमा तालाब बनाया जाने वाला था। मजदूरों के लिए ये कौन कम बड़ी बात थी कि 2 मुट्ठी अनाज का बंदोबस्त हो रहा था। मजदूर ने मजदूर होकर कोई किसी पे एहसान तो किया नहीं था, जो उन पर रहम खाने वाले होते। सब अपने अपने पैदा हो जाने का कर्ज चुका रहे थे और अपने अपने पेट की भट्टी खोद रहे थे, अपने अपने हलक का कुआं खोद रहे थे अभागे। इन्हीं मजदूरों में 4 रोज से मिला रुद्रांबर अब तक इनमें मिल नहीं पाया था। वह सबसे अलग अलग दिखाई देता था। वह किसी से कुछ बोलता चालता ना था। वह बोली भाषा से भी उन लोगों में मिलने वाला ना था। जरा सा पढ़ा लिखा भी था, मेहनती कम नहीं था, पर जरा सा संकोची था। उसके साथ के सब लड़के जहां अपने काम धंधे में कपड़े गंदे करके लगे हुए होते थे, वहीं रुद्रांबर के कपड़े साफ और कलाई में घड़ी थी, मगर हाथों में कुदाल। बदन पर भी पैदाइशी मजदूरों जैसी धूल मिट्टी जमी ना थी। साफ बनियान और चेहरे को भी बीच बीच में जेब के रुमाल से पोंछते रहने के कारण साफ सुथरापन। जब दोपहर में रोटी की छुट्टी हुई तो पथरीली मिट्टी के एक बड़े से ढेर पर छोटे से पेड़ की छांव के समीप रुद्रांबर भी जा बैठा। रोटी तो वह सुबह ही खाकर आया था। अब जब ज्यादातर औरतें और आदमी रोटी खाने में मशगूल थे, वह जेब से सिगरेट निकाल कर पीने लगा। और तभी उस पर ध्यान गया थोड़ी ही दूर पर बैठे ठेकेदार के एक चमचे का, जो अपनी मोटरसाइकिल पर टांग तिरछी किए बैठा हुआ था। हाथ के इशारे से रुद्रांबर को बुलाया उसने। रुद्रांबर सिगरेट का लंबा सा कश खींचकर उठा और कमीज को कंधे पर डाल धीमी चाल से चलता उसके समीप आया। क्या है? अकड़पन में उसने कहा। ठेकेदार के उस सहायक ने एक बार गौर से सिर से पैर तक रुद्रांबर को देखा, फिर बोला, क्या नाम है तेरा? रुद्रांबर। रुद्रांबर को उसके बोलने का ढंग पसंद नहीं आया।
और इस अरुचि को वह अपने चेहरे पर भी लाया। फिर भी जरा सा रुक कर बोला, क्या काम है? कौन से गांव का है तू? क्यों, क्या काम है? रुद्रांबर ने लापरवाही से सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहा। ठेकेदार के आदमी ने उसके सवाल का जवाब ना देते हुए अगला सवाल जरा और सख्ती से दागा। कब से काम कर रहा है यहाँ? 4 रोज हो गए। हाँ, तभी मन ही मन घुटते से स्वर में आदमी बोला। रुद्रांबर को भी उसका आशय समझ में नहीं आया। फिर भी अपरिचित होने के कारण उसका स्वर उसी तरह लापरवाही का रहा। काम क्या है? रुद्रांबर ने जरा जोर से पूछा। आदमी ने घूर कर उसे देखा, फिर कड़क होकर बोला, कुछ नहीं, जा अपना काम कर। रुद्रांबर चकित सा होकर उसे देखने लगा। अब उसके स्वर में थोड़ी संजीदगी भी आई और नरमी भी। बोला, क्या काम है भाई साहब? लड़के के तेवर बदलते देख आदमी के चेहरे की सख्ती भी हवा हो गई। जरा गर्मी से बोला, जा अभी ड्यूटी कर, शाम को बोलता हूँ। कहाँ रहता है? यहीं नजदीक रहता हूँ। कहने के बाद पल दो पल रुद्रांबर ठहरा, फिर पलट कर लौट आया। शाम के 5 बजते ही वहां पर मेला सा जुट गया। एक दिन को जिंदगी से हकाल कर श्रमिक लोग अपने अपने ठौर ठिकाने लौटने की तैयारी करने लगे। अपने अपने हाथ का सामान एक ओर रख कर कोई नल पर हाथ पैर धोने लगा, कोई कपड़े झाड़ कर बीड़ी सिगरेट की तलब से 2-4 होने लगा। औरतें बाल बच्चों को संभालने में जुट गई। रुद्रांबर भी बराबर के नल पर हाथ पैर साफ करके रुमाल से सिर पोंछ ही रहा था कि पास में एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। वही दोपहर वाला आदमी था। जैसे ही उसने मोटरसाइकिल को खड़ा किया, रुद्रांबर ने उसे हाथ जोड़ दिए। दोपहर वाली अजनबियत अब ना थी और ना ही वह अकड़ और अकड़पन। थोड़ी ही देर में रुद्रांबर उसके साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहा था। आसपास की पगडंडियों से कतार की कतार मजदूर निकल रहे थे। रुद्रांबर के साथ दिन भर काम करने वाले लोग आश्चर्य से उसे जाता देख रहे थे। महल के जिस हिस्से के सामने तालाब का काम चल रहा था, उसी दिशा में 3-4 किलोमीटर के फासले पर एक लंबे रास्ते को पार करने के बाद मोटरसाइकिल रुकी। थोड़े से सुनसान क्षेत्र के बाद यहाँ फिर आबादी थी। आसपास नए मकानों की छोटी सी बस्ती और सड़क के पास चंद एक दुकानें। शहर से जरा दूर की ओर का इलाका था यह, जो अब ना तो गांव रह गया था और ना ही पूरी तरह शहर से जुड़ा था। नगर पालिका के नल, बिजली और सड़क यहाँ तक आ चुके थे। सड़क के किनारे मोटरसाइकिल को एक दुकान के पास खड़ी करके वह आदमी एक पतली सी गली में दाखिल हो गया। उसके पीछे पीछे रुद्रांबर चला जा रहा था। जाते जाते आदमी दुकानदार को चाय का भी इशारा करता गया था और जैसे ही
एक सीढ़ी चढ़कर आदमी छोटे से कमरे में दाखिल हुआ। एक छोटा लड़का चाय के 2 ग्लास लेकर पीछे पीछे ही हाजिर हो गया। वहां पड़ी खाट पर आदमी, जिसका नाम नरेश भान था, बैठ गया। उसने रुद्रांबर को भी बैठने का इशारा किया। दोनों चाय पीने लगे। चाय का गिलास हाथ में लिए दोनों अभी तक बातचीत का कोई सिलसिला शुरू किए बिना ही बैठे थे कि कमरे के भीतर की ओर से दरवाजे से एक औरत ने प्रवेश किया। रुद्रांबर ने औरत को हाथ जोड़ने की मुद्रा हाथ में चाय का गिलास लिए लिए ही बनाई। ये क्या, तुमने फिर चाय बाहर से मंगवा ली? मैंने तो उसे कहा भी नहीं था, उसने खुद ही भेज दी, आदमी ने कहा। रुद्रांबर को याद आया कि चाय वाले ने नरेश भान के इशारे करने पर ही चाय भिजवाई थी। औरत अधेड़ उम्र की आत्मीय सी लगने वाली महिला थी। वह पास ही एक स्टूल खींचकर बैठ गई। बोली, काम शुरू हो गया? हाँ माँ जी, नरेश भान ने कहा। देखो, मैं कहे देती हूँ, अब खाना बाहर कहीं मत खाना, मैं यहीं बनवा रही हूँ, औरत ने बड़ी आत्मीयता और स्नेह से कहा। एकाएक रुद्रांबर की ओर देखकर वह औरत फिर से बोली, ये कौन है? नरेश भान एक असमंजस में रहा, फिर बोला, तालाब का काम चल रहा है, वहीं काम करने के लिए आया है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अब औरत सीधे रुद्रांबर से मुखातिब थी। मेरा नाम रुद्रांबर है, मैं महल की दूसरी ओर की बस्ती में रहता हूँ। इतना बोलने भर से ही औरत समझ गई कि रुद्रांबर स्थानीय नहीं है, बल्कि कहीं बाहर से आया है, और साथ ही वह थोड़ा पढ़ा लिखा भी है। ये मजदूरों में काम कर रहा था। मैंने देखा तो समझ गया कि ये मजबूरी में काम कर रहा है। अभी इससे कोई बात नहीं हुई है, पर मैं इसे जगह दिखाने लाया हूँ। राव साहब ने वहां पर आदमी रखने को कहा है। रुद्रांबर आश्चर्य से देखने लगा। उसे मन ही मन प्रसन्नता भी हुई कि यह अजनबी आदमी, जिसे वह ठेकेदार के आदमी के रूप में ही जानता है, उसके लिए बेहतरीन रोजगार की पेशकश कर रहा था। सारी बात उजागर हो जाने पर नरेश भान ने रुद्रांबर को विस्तार से सारी बात समझा दी। महल के कामकाज से ही यहाँ से जरा दूर एक खेत में बने 3-4 कमरों का अध बना सा मकान किराए पर लिया गया था, जिसकी मालकिन यह औरत थी। उसी मकान पर केयरटेकर की हैसियत से रखने के लिए नरेश भान रुद्रांबर को लाया था। यह कमरा जिसमें अभी वे लोग बैठे हुए थे भी किराए पर गया था, और यहाँ नरेश भान रहने के लिए आने वाला था। 2-4 घर छोड़कर ही वह दूसरा मकान भी था। तो तुम बाल बच्चों को कब तक ले आओगे? बस अगले इतवार को जा रहा हूँ। यह सुनते ही औरत के चेहरे पर चमक आ गई। शायद वह भी अकेलेपन और ऊब की शिकार थी, जिसे अपना यह नया बना घर शीघ्र आबाद करने की उतावली थी। उसे इस बात की खुशी थी कि राव साहब के बड़े महल के ठेकेदार का संबंध ही उसके मकान में आया था, और उसके जरिए उस विकसित होती बस्ती में कई छोटे मोटे काम स्वतः ही
हो जाने की आशा बंधी थी। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? औरत ने रुद्रांबर की ओर देखते हुए पूछा। मैं तो अकेला हूँ। माँ बाप भाई बहन? सब गांव में हैं। मैं तो यहाँ काम की तलाश में आया था। काफी दिनों तक कोई काम मिला ही नहीं, फिर महल के काम पर लग गया। मैं एक आदमी के साथ उसके घर पर रह रहा था। यहीं से 2-4 लोग महल आते हैं, उन्होंने ही लगवा दिया। चलो अच्छा हुआ। पढ़े लिखे हो कुछ? 10वीं में फेल हो गया था। रुद्रांबर ने जरा झिझकते हुए कहा। तुम्हारा गांव कौन सा है? बहुत दूर है यहाँ से, प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है। बड़ी दूर चले आए। यहाँ कोई नाता रिश्तेदार है क्या? रिश्तेदार तो नहीं है। फिर कैसे आना हुआ? इस प्रश्न पर कोई उत्तर रुद्रांबर ना दे सका। औरत ने भी इसे अनदेखा कर दिया। थोड़ी ही देर में वे लोग वहां से उठ लिए। धीरे धीरे नरेश भान को रुद्रांबर के बारे में जानकारी मिलती चलती गई और रुद्रांबर को भी उस हाड़ तोड़ मेहनत से निजात मिल गई। अब रुद्रांबर नए मकान के पिछवाड़े रहने लगा। वह दिन में नरेश भान के साथ ही साइट पर आता था, पर अब उसे यहाँ मजदूरी करनी नहीं पड़ती थी, बल्कि कभी कभी मजदूरों की हाजिरी या छोटा मोटा हिसाब किताब का कोई और काम उसे मिलने लगा। रुद्रांबर ने भी इस मौके का फायदा उठाया और मेहनत से काम करने लगा। कभी कभी नरेश भान रुद्रांबर को अपने घर भी लाते। वहां उसका परिवार भी अब आ गया था। उसकी पत्नी थी और एक छोटी बच्ची, तथा नरेश भान के पिता भी उन लोगों के साथ रहते थे। रुद्रांबर उस परिवार में धीरे धीरे घुलने मिलने लगा। कभी कभी नरेश भान की घरवाली उसके लिए खाना भी वहीं परोस देती थी। रुद्रांबर ने भी अपनी कोठी में खाने पीने का थोड़ा बहुत जुगाड़ कर लिया था। ढंग से रोजगार से लग जाने और रहने खाने की ठीक से सुविधा हो जाने के बाद रुद्रांबर को अब अपने घर की याद आई। उसने महीनों से घर पर खत तक नहीं डाला था। उसे घर से निकल आए लगभग 4 महीने हो रहे थे। घर पर उसकी कितनी फिक्र हो रही थी, ये अब तक उसे आभास न था। लेकिन अब सब बंदोबस्त हो जाने के बाद उसे भी शिद्दत से अपने माँ बाप और छोटे भाई बहनों का ख्याल आया और उसने मौका मिलते ही घर जाने का विचार मन ही मन बनाया। रुद्रांबर के इतनी दूर चले आने के पीछे एक कारण था। 10वीं में फेल हो जाने के बाद 1-2 साल इधर उधर बेकार घूमने के दिनों में उसकी पहचान उसके मोहल्ले से जरा दूर रहने वाले एक 8 साल के लड़के से हो गई थी। लड़का कभी कई सालों पहले उसके स्कूल में पढ़ा करता था। लड़के से उसका परिचय घनिष्ठ होता चला गया। लड़के के माँ बाप नहीं थे। उसके दादा रिक्शा चलाते थे। एक दिन रुद्रांबर लड़के के घर पहुंचा तो देखा उसका दादा बीमारी में तपता चारपाई पर पड़ा है। उसे 104 डिग्री बुखार था और लड़का घबरा कर उसके पास बैठा हुआ था।
रुद्रांबर की जेब में 2-4 रुपए थे। सब उसने लड़के को दे दिए। लड़का पास के एक डॉक्टर से दवा लेने चला गया। जब लौटा तो काफी सहज भी हो गया था और कृतज्ञ भी। रुद्रांबर को ना जाने क्या सूझी। वह लड़के से बोला, बीमारी में घर का खर्चा तो बढ़ेगा ही और आमदनी कुछ होगी नहीं। क्यों ना रिक्शा खुद चलाया जाए। लड़के को भला क्या आपत्ति होती। घर में बीमार बूढ़ा बाप और दूसरा कोई कमाने वाला नहीं। रुद्रांबर की पेशकश पर कोठरी के बाहर खड़ा रिक्शा उसने ले जाने दिया। रुद्रांबर सरपट पैदल मारता हुआ रिक्शे को अपने मोहल्ले से बहुत दूर स्टेशन की ओर निकाल ले गया। 2-3 घंटे में रुद्रांबर ने अच्छी कमाई कर ली। किस्मत अच्छी थी। एक के बाद एक सवारियां मिलती ही चली गई। रिक्शा भी जो अब तक अपने बूढ़े सवार के साथ बेमन से शहर भर में घूमता फिरता था, आज तरोताज़ा जवान सवार के साथ मस्ती में आ गया था और जोश खरोश से दौड़ रहा था। 60 साल का बूढ़ा 2 दिन में जितना कमा पाता था, 18 साल के रुद्रांबर ने 3 घंटे में कमा लिया था। लेकिन तभी ना जाने क्या हुआ। सड़क के किनारे खड़े रिक्शे को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। संयोग ही था कि रुद्रांबर उस वक्त रिक्शे पर सवार नहीं था। एक सवारी के पास छुट्टा पैसा ना होने के कारण उसने 10 का नोट दिया था और रुद्रांबर रिक्शा सड़क के किनारे रोककर पास की एक दुकान में 10 का छुट्टा लेने गया था। अकेले खड़ा था रिक्शा। ट्रक ने गुजरते समय टक्कर मार दी। साइड से ट्रक तो निकल गया, पर रिक्शे का बड़ा नुकसान हुआ। एक ओर का पहिया तो बिल्कुल ही पिचक कर दब गया था। घबराकर रुद्रांबर ने रिक्शा उठाया। उलट पलट कर देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी समझ में न आया कि अब वह जाकर लड़के और उसके बूढ़े दादा को क्या मुंह दिखाएगा, जिनकी रोजी रोटी का आसरा ही वही रिक्शा था। हिम्मत करके रुद्रांबर रिक्शे को ठेलता हुआ एक दुकान पर ले गया। वहां दुकानदार ने सारा मुआयना करने के बाद 275 रुपए की मांग की। रुद्रांबर की जेब में कुल 22 रुपए थे। कुछ सोचकर उसने रिक्शा वहीं छोड़ दिया और मरम्मत करने को कह दिया। दुकानदार ने उसे 2 दिन बाद आकर रिक्शा ले जाने को कहा। रुद्रांबर लड़के के घर की ओर जा रहा था तो उसके पैरों में जैसे मानो भारी पत्थर बांध दिए थे किसी ने। वह सोच न पा रहा था कि बीमार बूढ़े को और उसके बेसहारा पोते को कैसे मुंह दिखाएगा, कैसे उनका सामना करेगा। एक बार उसके मन में आया कि वह लड़के से मिले ही नहीं और अपने घर लौट जाए। लड़का उसका घर न जानता था। यही सोच उसे लड़के के घर की ओर जाने से रोकने लगी और अंततः वह अपने घर चला गया। किंतु दिन भर उसका मन किसी काम में ना लगा। अनमना सा वह इधर उधर घूमता रहा। ना उसने इस बारे में किसी को बताया। गुमसुम सा बैठा रहा। लेकिन उसे लगा शाम होते ही लड़का बेसब्री से इंतजार करेगा।
घबराकर उसके बारे में ना जाने क्या क्या सोचेगा। बीमार दादा को ना जाने कैसे संभालेगा। उनके घर में खाने को या पीने को कोई जुगाड़ हो पाया होगा या नहीं। यही सब बातें उसे परेशान करती रही। आखिर उससे ना रहा गया। शाम गहराते ही उसकी बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ने लगी। वह घर में बिना किसी को बताए निकला और लड़के के घर की ओर चल दिया। और तब उसके दिमाग में एक विचार क्रोंद आया। अपनी कलाई पर बंधी पिता की पुरानी घड़ी उसे आशा की एक किरण के रूप में दिखाई दी। उसके सहारे ही वह लड़के के घर की ओर बढ़ने लगा। लड़के की आंखों में किवाड़ खोलते ही खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन जब उसने रुद्रबान के मुंह को देखा तो वह लटका हुआ था। तो उसे यकायक किसी संशय ने घेर लिया। साथ में रिक्शा भी ना था। उसका माथा ठनका। इससे पहले कि वह कुछ पूछता, रुद्रांबर रो पड़ा। लड़का आश्चर्य से आंखें फाड़े उसे देख रहा था और रुद्रांबर को रोते हुए देखकर उसका गला भी भर्रा गया। जैसे तैसे रुद्रांबर ने लड़के को पूरी बात बताई। फिर जेब से रुपए निकालकर उसके हवाले कर दिए। लड़का मुट्ठी बंद करके दरवाजे से लग गया। एक पल किम कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा रहा। फिर उसका ध्यान रुद्रांबर की ओर गया, जो भीगी आंखों के साथ में अपनी घड़ी लिए खड़ा था। लड़के की आंखों से भी अब तक आंसू बहने लगे थे। लड़के ने घड़ी रुद्रांबर से लेकर अपनी जेब में रख ली और उसका माथा सहलाते हुए उसे भीतर आने का इशारा किया। बूढ़ा दादा सारी बात से बेखबर निश्चिंत सोया हुआ था और देर रात को जब रुद्रांबर घर वापस आया तो माँ खाने के लिए इंतजार में बैठी मिली, पर रुद्रांबर ने खाना ना खाया। माँ कारण पूछती रह गई। बस अगले दिन जब वह जगा, रुद्रांबर मन में कोई संकल्प लिए गाड़ी में आ बैठा। उसके बाद उसे नहीं मालूम क्या हुआ। लड़के से वह फिर नहीं मिला। आज इस बात को पूरे 4 महीने हो चुके थे और रुद्रांबर को रह रहकर आज अपने घर की याद आ रही थी। लड़के और उसके बूढ़े लाचार दादा की याद आ रही थी। जमीन पर बिछी दरी पर लेटे हुए रुद्रांबर ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर एक बार हाथ फेरा और फिर गली के खंबे से आती रोशनी की कतरन में हाथ बढ़ाकर समय देखा। रात के 2:45 बज रहे थे। अपनी घड़ी तो वह उस लड़के को दे आया था। ये घड़ी उसने पास की ही एक दुकान से खरीदी थी, जो उसके लिए प्रिय थी। करवट बदलकर उसने सोने की कोशिश की। अगले दिन काम पर गया तो दोपहर को मौका पाते ही उसने नरेश भान से बात की। नरेश भान ने उसके घर जाने की बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने मौका देखकर दबी जुबान से 2-3 बार जिक्र छेड़ा, लेकिन नरेश भान किसी न किसी तरह हर बार टालता गया। रुद्रांबर को लगा शायद नया नया काम होने की वजह से नरेश भान नहीं चाहता होगा कि वह छुट्टी पर जाए। लेकिन स्वयं रुद्रांबर का हाल भी ऐसा था कि जितना वह काम में मन लगाने की कोशिश करता था, उतना ही रह रहकर उसे अपने घर की
याद सताती थी। उसने अपने घर पर अब तक यही सोचकर चिट्ठी भी नहीं डाली थी कि उसका गांव जाने का कुछ ठीक हो जाए, तभी वह घर वालों को सूचना दे। मन के किसी कोने में उसे उस लड़के और उसके बेरोजगार दादा का भी ख्याल था, जिन्हें एक तरह से वह मझधार में ही छोड़ आया था। ना जाने क्या हुआ होगा, लड़के के दादा की तबीयत कैसी होगी, उन लोगों ने रिक्शे की वापसी के लिए क्या किया होगा। यही सब बातें जब जब उसके दिमाग में आती वह परेशान हो जाता। जिस मकान में रुद्रांबर को रखा गया था वह आरंभ में तो लगभग खाली ही पड़ा रहा था, पर अब धीरे धीरे उसमें साज सजावट की जाने लगी थी। कभी कभी नरेश भान वहां आता तो उसके साथ और लोगों की आवाजाही भी लगी रहती थी। यहाँ तक कि एक दिन खुद बड़े राव साहब भी वहां आए थे। बड़ी सी कार दरवाजे पर आधे घंटे ठहरी रही। उस दम खेल खलियानों के बीच बना वह मकान किसी कोठी सरीखा आबाद हो गया था। राव साहब के साथ कई लोग आए थे, 2-4 जीपें, मोटरें और भी थी। अब खाने पीने का इंतजाम नरेश भान ने करवाया था। उसी दिन पहली बार रुद्रांबर ने बड़े राव साहब को देखा। पता नहीं बड़े राव साहब ने रुद्रांबर को देखा या नहीं। वैसे उसे जानते तो अवश्य ही होंगे, आखिर इतनी बड़ी कोठी पर उसकी ड्यूटी लगी है तो राव साहब को मालूम ही होगा। यही सब सोचता रहा रुद्रांबर। राव साहब रुद्रांबर को बहुत भले और अच्छे इंसान लगे, जैसे देखने में वैसे ही बातचीत में। किसी तरह बारीक सी आवाज में आहिस्ता से बोलते थे। जिस दम बोलते थे कमरे में सन्नाटा सा होता था। खूब सुनते थे, कम बोलते थे, और जब बोलते थे तो किसी में हिम्मत ना होती कि बीच में टोके। सब खामोशी से सुनते थे। चेहरे पर एक चमक भरी हंसी हर वक्त बनी रहती। और रुद्रांबर को अच्छी तरह याद है, बड़े राव साहब ने दारू का गिलास भी हाथ में नहीं उठाया था और शरबत ही पीते रहे या फिर एक आध काजू उठाकर खाते रहे। खाने का खिलवाड़ सा करते रहे। कोठी में जरूरत का अन्य सामान व फर्नीचर आदि आ जाने के बाद रुद्रांबर को और भी आराम हो गया था। अब उसे अपने घुटन भरे कमरे में ही जमीन पर दरी डालकर नहीं सोना पड़ता था, बल्कि वह बड़े वाले बाहरी कमरे में दीवान पर सोने लगा था। यद्यपि सुबह होते ही अपने यहाँ सोने के सभी चिन्ह, कपड़े आदि वह अच्छी तरह से समेट देता कि किसी को भी पता ना चले। वह अपना सामान इधर उधर फैलाने की बजाय अपनी कोठरी नुमा जगह में ही रखता था। बड़े आदमियों का क्या ठिकाना, कब कौन बात पर क्या सोचने लगे और बिगड़ जाए, लगा लगाया काम हाथ से चला जाए। लेकिन यह सब रुद्रांबर का सोचना भर था। धीरे धीरे गुलजार होती जाती उस कोठी में रुद्रांबर की सुख सुविधाएं बढ़ती ही जाती थी। किसी पार्टी वार्टी के लिए खाने पीने का इतना सामान आता कि बाद में 2-3 दिन रुद्रांबर के लिए कोई कमी न रहती। जब और नौकर चाकर आते और वहाँ खाने पीने का प्रबंध देखते तो रुद्रांबर की हैसियत सुपरवाइजर जैसी होती।
उसको भी महत्व दिया जाता। कीमती भारी पर्दे से जब वह नौकरों को गीली प्लेटें पोंछता देखता तो धीरे धीरे वह भी खुलने लगा। रात को दीवान पर सोना और ओढ़ने बिछोने के लिए पर्दों का इस्तेमाल करना उसके लिए हमेशा का सा नियम बनता गया। यही नहीं बल्कि त्योहार पर महल के नौकरों को जो नए कपड़े का एक जोड़ा हर साल दिया जाता था, चंद दिनों बाद रुद्रांबर के लिए भी आया। कभी कभी रुद्रांबर को नरेश भान जब काम से अपने साथ इधर उधर ले जाता तो रुद्रांबर देखकर हैरान होता कि इन लोगों के शहर में ढेरों ठिकाने हैं, बेहिसाब रुतबा है और चारों दिशा में फैल रहा लंबा चौड़ा कारोबार है। रुद्रांबर अपने नसीब को सराहता कि उसे अनजाने ही ऐसे लोगों का साथ मिल गया था। वह याद करने की कोशिश करता, सोचता कि जब पहली बार वह नरेश भान से साइट पर मिला था तब ऐसा क्या हुआ था कि नरेश भान उससे इतना प्रभावित हो गया। यह बात ठीक थी कि नरेश भान की अनुभवी आंखों ने रुद्रांबर को पहचान कर काम देकर कोई गलती नहीं की थी, क्योंकि रुद्रांबर में समझदारी थी, मेहनत करने की क्षमता थी और सबसे बड़ी बात ईमानदारी थी। यही कारण था कि कई हफ्तों तक रुद्रांबर वहाँ किसी से छुट्टी या घर जाने की बात नहीं कर सका था। उसका घर, घर के लोग और वह दादा पोते को बार बार उसके ख्यालों में लाता रहता। वह छुट्टी लेकर गांव जाने की बात को अंजाम न दे पाता। लेकिन एक दिन उसे इसका मौका भी मिला, और मिला भी तो ऐसे शानदार तरीके से। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे उसके गांव जाने के लिए अपने लोगों के बीच यह शाही ठाठ में जाने का मौका मिलेगा। रुद्रांबर बहुत खुश हुआ यह सुनकर। नरेश भान ने उसे बताया कि अगले महीने राव साहब कलकत्ता जाने वाले हैं और उनके साथ ही नरेश भान और रुद्रांबर भी जाएंगे। वहां से लौटते समय रुद्रांबर को अपने गांव होकर आने की छूट भी मिलेगी और 15 दिनों की छुट्टी भी। रुद्रांबर एक मीठे इंतजार में डूब गया। कुछ समय बाद जब वह घर लौटा तो उसकी तरक्की से सब बहुत खुश हुए। सबके लिए वह कुछ न कुछ लेकर आया था। कुछ ही घंटों बाद रुद्रांबर उस लड़के को ढूंढने के लिए निकला। लड़का लोगों के खेत में काम करने जाता और दिन भर की मेहनत से कुछ पैसे कमाकर गुजारा कर रहा था। बहुत बार उसे भूखा भी सोना पड़ता था। वह समझता था कि उसकी जिंदगी अब कठिन हो चुकी है, लेकिन वह अपने दादा और खुद के लिए निराश नहीं हुआ। इतने महीनों में उसके दादा की हालत भी ठीक हो चुकी थी। रुद्रांबर को लड़के की यह हालत देखकर बहुत दुख हुआ। रुद्रांबर ने लड़के को अपने घर बुलाया। रुद्रांबर ने लड़के की शिक्षा का भी ध्यान रखा और उसे स्कूल भेजने का फैसला किया। लड़के को अब न केवल भोजन मिल रहा था, बल्कि उसे अपनी पढ़ाई भी पूरे करने का अवसर मिल रहा था। रुद्रांबर ने लड़के से कहा, तुम्हें अपनी मेहनत और लगन से जीवन को नई दिशा देना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कुछ वर्षों बाद लड़का एक समझदार व्यक्ति बन गया। वह अपनी शिक्षा पूरी करके खुद के पैरों पर खड़ा हो गया। अब वह गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति में से आने लगा था।
और वह गांव के बच्चों को पढ़ने में मदद करता था। लड़के ने अपने अनुभवों से दूसरों को भी प्रेरित किया था। रुद्रांबर और उस लड़के का रिश्ता अब ना सिर्फ दोस्ती का था, बल्कि पिता पुत्र जैसा हो गया था। रुद्रांबर ने अपने संघर्षों से जीते हुए न केवल जीवन में सफलता प्राप्त की, बल्कि अपनी मेहनत से अपने परिवार और उस लड़के का भी भविष्य संवार दिया।